मैं चरित्रवान हूँ। भीमराव अंबेडकर के पिता सूबेदार रामजीराव 2 फरवरी 1913 को चल बसे। भीमराव अंबेडकर को अब अपने पैरों पर खड़ा होना था। ज्ञान के लिए उनकी उत्कट प्यास और महत्वाकांक्षा की प्रेरणा ने उन्हें बेचैन कर दिया। अब उनकी बड़ौदा में अपनी नौकरी पर वापस लौटने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। वहाँ वे कुछ ही समय रहे थे, लेकिन नाखुश रहे थे। अंततः जून 1913 में उन्हें एक और मौका मिला। उस समय बड़ौदा के महाराजा ने कुछ छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भेजने का विचार बनाया। जब महामहिम महाराजा बंबई में थे, तब बड़ौदा में अपनी सेवा तथा आवासीय सुविधा में झेली गई असुविधाओं से उन्होंने अवगत कराने हेतु भीमराव उनसे मालाबार हिल के महल में मिले। महामहिम महाराज को भीमराव के विषय में लगभग सभी कुछ पहले से ही मालूम था। भीमराव द्वारा झेली गई असुविधाओं के विषय में एक शब्द भी न कहकर महाराजा उनसे अन्य विभिन्न विषयों पर बात करते रहे। महामहिम महाराजा द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों पर भीमराव ने अपना दृष्टिकोण बताया। लगभग आधे घंटे की चर्चा के बाद महाराजा ने उन्हें कल उसी समय आने कहा। चूंकि महाराजा ने भीमराव की शिकायतों पर एक शब्द भी नहीं कहा था, इसलिए भीमराव उदास थे। अगले दिन महामहिम महाराजा ने पूछा कि वे कौन सा विषय पढ़ना चाहेंगे। भीमराव ने जवाब दिया, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और विशेष रूप से वित्त। महामहिम महाराजा, ये विषय पढ़कर तुम क्या करोगे? भीमराव, इन विषयों के अध्ययन से मुझे अपने समाज की पिछड़ी हुई स्थिति सुधारने के सुराग मिलेंगे और उन्हीं की तर्ज पर मैं सामाजिक सुधार का कार्य करूंगा। महामहिम महाराजा हंसते हुए, लेकिन तुम तो हमें अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले हो, है ना? फिर तुम अध्ययन, सेवा और साथ ही समाज सेवा भी कैसे करोगे? भीमराव, यदि महामहिम महाराजा मुझे पर्याप्त अवसर दें तो मैं सभी कुछ कर लूंगा। महामहिम महाराजा, मैं भी यही सोच रहा था। मैं तुम्हें अमेरिका भेजने की सोच रहा हूँ, क्या तुम जाओगे? भीमराव, जी हाँ महामहिम महाराजा, अब तुम जा सकते हो। हमारे शिक्षा अधिकारी से स्कॉलरशिप मांगते हुए विदेश में प्रस्तावित अध्ययन का एक आवेदन भेजो और मुझे सूचित करो। उन्होंने भीमराव को अपने राज्य द्वारा विज्ञापित किसी एक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन भेजने को कहा। उन्होंने ऐसा ही किया और महाराजा ने 3 अन्य छात्रों के साथ भीमराव को उच्च शिक्षा के लिए भेजने का फैसला लिया। भीमराव को बड़ौदा बुलाया गया। 4 जून 1913 को उन्होंने बड़ौदा राज्य के सहायक शिक्षा मंत्री के समक्ष एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने अपना समय निर्धारित विषय पढ़ने पर लगाने और अपना अध्ययन पूरा होने के बाद 10 वर्ष के लिए बड़ौदा राज्य को अपनी सेवाएं प्रदान करने का करार किया। 2 करारनामे का ज्ञापन इस प्रकार है। 4 जून 1913 को एक ओर बड़ौदा के महामहिम महाराजा गायकवाड़ की सरकार और दूसरी ओर बड़ौदा निवासी श्री भीमराव अंबेडकर BA के बीच हुए करारनामे का ज्ञापन। महामहिम महाराजा गायकवाड़ की सरकार और भीमराव अंबेडकर के बीच निम्न बातों के लिए करार हुआ। 1. श्री भीमराव अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में वित्त तथा समाजशास्त्र में प्रशिक्षित होने और अर्थशास्त्र, वित्त तथा समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने हेतु अमेरिका जाएंगे और वहां 2 वर्ष या इससे अधिक समय तक, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा, रहेंगे। इस अवधि के दौरान वे डॉक्टर H.C. पंपस के सामान्य पर्यवेक्षण में रहेंगे। 2. श्री भीमराव अंबेडकर महामहिम की सरकार की अनुमति के बिना अपना समय किसी अन्य विषय या विषयों के अध्ययन में नहीं लगाएंगे जो करारनामे में उल्लिखित विषयों के उनके अध्ययन के लिए अहितकर हो। 3. उन्हें बड़ौदा राज्य के शिक्षा मंत्री को उन शिक्षा प्राधिकारियों जिनके अधीन वे अध्ययन कर रहे हैं या डॉक्टर H.C. पंपस जिनके संरक्षण में वे रह रहे हैं के माध्यम से अपने आचार तथा प्रगति के विषय में त्रैमासिक रिपोर्ट भेजनी होगी और उन्हें समय समय पर भेजे गए निर्देशों का पालन करना होगा। 4. रवाना होने से पहले उन्हें वस्त्र आदि के लिए 500 रुपए मिलेंगे।
5. बंबई से अमेरिका तक की यात्रा के लिए महामहिम की सरकार उन्हें किसी फ्रांसीसी या जर्मन स्टीमर से द्वितीय श्रेणी का किराया उपलब्ध कराएगी। खंड 1 में उल्लिखित विषय या विषयों का अध्ययन सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर या अध्ययन पूरा होने से पहले किसी बीमारी की वजह से लौटने के लिए बाध्य होने पर किसी चिकित्सा प्रमाण पत्र के तहत उन्हें यही किराया वापस आने के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। अपने अध्ययन के संबंध में की गई प्रामाणिक यात्राओं के लिए भी उन्हें द्वितीय श्रेणी का रेलवे तथा बोट का किराया उपलब्ध कराया जाएगा। 6. बंबई से अपनी यात्रा शुरू करने की तिथि से श्री अंबेडकर को 230 पाउंड प्रति वर्ष का भत्ता प्राप्त होगा और इसके अलावा सरकार उनके सभी खर्चों का भुगतान करेगी। सरकार की ओर से श्री B.R. अंबेडकर की ओर से किया गया व्यय 20,434 रु। महाराजा के हितों की रक्षा तथा राज्य के वित्त को नियंत्रित करने की अपनी घोर उत्कंठा के चलते बड़ौदा राज्य के अधिकारियों ने कुछ असाधारण कदम उठाए और डॉक्टर अंबेडकर से छात्रवृत्ति की राशि 20,434 रुपए की वापसी का आग्रह किया, परंतु महाराजा को इसकी जानकारी नहीं थी। अन्य विवरण के लिए संलग्नक 7, 9 तथा देखें। इसमें कोई संदेह नहीं कर्तश को वापस करने के अमेरिका में वस्त्रादि 15 जून 2013 से 3 माह की छात्रवृत्ति और बड़ौदा से रेलगाड़ी का किराया। समुद्री यात्रा का किराया 15 जून 2013 से 14 जून 2014 तक छात्रवृत्ति और पुस्तकें, फीस इत्यादि बिल नंग 843-25-4-14। 15 जून 2014 से 14 सितंबर 2015 तक छात्रवृत्ति न और पुस्तकें, फीस इत्यादि बिल 898-28-7-16। 15 सितंबर 2015 से 14 जून 2016 तक छात्रवृत्ति और पुस्तकें, फीस इत्यादि बिल नए 183-131-3-18। इंग्लैंड में 15 जून 2016 से 14 जून 2017 तक छात्रवृत्ति बिल नए 183-131-5-18। शिक्षा संबंधी व्यय और समुद्री यात्रा का किराया। इसमें कोई संदेह नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर उस धन राशि को वापस करने के लिए वचनबद्ध थे जो बड़ौदा राज्य ने विदेश में अध्ययन करवाने हेतु उन पर खर्च की थी, लेकिन जैसी उनकी वर्तमान स्थिति थी उसमें उनके पास अपने जीवनयापन के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था, तो अपने ऋण की वापसी कहां से करते। इन परिस्थितियों में उन्होंने बड़ौदा राज्य द्वारा उन पर खर्च की गई धनराशि लौटाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने इसे लौटाने की अपनी इच्छा प्रकट की। इन्होंने बड़ौदा राज्य के सरकारी अधिकारियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि उन्हें तब तक का समय दें जब तक कि वे यह धन राशि लौटाने की स्थिति में न आ जाएं। छात्रवृत्ति की धन राशि वापस हासिल करने हेतु मुकदमा दायर करने के बड़ौदा राज्य सरकार के कदम पर श्री पंडित को डॉक्टर अंबेडकर का पत्र उनके अपने अद्भुत तरीके तथा शैली से लिखा गया। यह पत्र काफी रोचक है। यही पत्र यहाँ अक्षरशः दिया जा रहा है। निजी भीमराव अंबेडकर, दामोदर हॉल, परेल, बंबई, 9 दिसंबर 1924। प्रिय श्री पंडित, इसी माह की 6 तारीख के आपके पत्र के लिए बहुत शुक्रिया। मैंने इसकी विषय वस्तु को काफी ध्यान से नोट कर लिया है। यदि आपने बड़ौदा सरकार के साथ हुआ मेरा पूर्व पत्र व्यवहार देखा होता तो आपको राज्य के प्रति मेरा यह दायित्व याद दिलाने की कुछ खास आवश्यकता महसूस न होती, चूँकि मैंने उन्हें कई बार लिखा है कि मेरे और बड़ौदा राज्य के बीच कानूनी संबंध चाहे जो भी हो, मैं राज्य को अपने ऊपर किया गया खर्च लौटाने के लिए बाध्य हूँ। और मेरा विश्वास कीजिए, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं एक क्षण की भी देरी किए बिना इस दायित्व से स्वयं को मुक्त कर लेता। मैं स्वयं को वह कहने के लिए मुक्त महसूस करना चाहता हूं जो मैं बड़ौदा सरकार द्वारा अपने साथ किए गए व्यवहार के विषय में मैं कहना चाहता हूं और जिससे आप पूरी तरह से अनभिज्ञ लगते हैं। लेकिन इस समय मेरी जो स्थिति है उसमें मेरे पास अपनी आजीविका चलाने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है, इसलिए मैं यह ऋण चुकाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बचा पाता।
आप कहते हैं कि मैं अब बम्बई में स्थापित हूं और आपको मेरे अपने दायित्वों को पूरा करने में कोई कठिनाई नजर नहीं आती, मेरे लिए यह समझना थोड़ा मुश्किल है कि स्थापित से आपका क्या तात्पर्य है। अगर आपको लगता है कि मैं ढेरों रुपए कमा रहा हूं, तो मुझे अफसोस है कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। लगता है कि आप भूल गए हैं कि मैं केवल एक बैरिस्टर हूं जो काम पाने के लिए संघर्षरत है। सबसे पहले तो यह तथ्य है कि मुझे इस प्रैक्टिस में केवल 1 ही वर्ष हुआ है। दूसरे, इस व्यवसाय में जातिभेद व्यापक रूप से मौजूद है, जिसका सामना मुझे आगे बढ़ते हुए हर कदम के साथ करना पड़ता है। मेरे लिए यह संघर्ष सबसे अधिक कड़वा है और इसलिए मुझे अपने स्तर तथा योग्यता से काफी नीचे की चीजें लेनी पड़ती हैं। वर्तमान परिस्थितियों के तहत मैं राज्य द्वारा स्वयं पर खर्च की गई धन राशि लौटाने में अभी असमर्थ हूँ। यद्यपि मैं लौटाने का इच्छुक हूँ, यदि बड़ौदा सरकार पैसे लौटाने में मेरी असमर्थता को मेरी अनिच्छा समझती है, तो उनके पास रास्ता है। अदालत जाएं, डिक्री प्राप्त करें और इसे निष्पादित करें। अगर उन्हें लगता है कि यह वास्तव में उनके लिए फायदेमंद होगा। यह सच है कि यदि मामला अदालत में गया तो समुदाय के नाम पर धब्बा लगेगा। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि यदि मुकदमे के दौरान समुदाय को यह मालूम होता है कि बड़ौदा सरकार के प्रति मेरा क्या व्यवहार रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी जिसमें समुदाय को मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़े। दूसरी ओर मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि इस मुकदमे के चलने के साथ साथ जो कीचड़ उछलेगा उसके कुछ छींटे महामहिम महाराजा और बड़ौदा राज्य पर भी गिरेंगे, जिसके लिए दोनों को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। बेशक इस स्थिति से बचना बेहतर होगा, लेकिन इससे बचने का एकमात्र उपाय यह है कि बड़ौदा सरकार मुझे तब तक का समय दे जब तक मैं इस राशि का भुगतान करने की स्थिति में आता हूँ। लगता है बड़ौदा सरकार मुझे ठीक से नहीं जानती। मैंने उन्हें एक बार दिखाया है कि मैं एक चरित्रवान व्यक्ति हूँ। यदि मैं पर्याप्त चरित्रवान न होता तो मैं बड़ौदा कभी लौटता ही नहीं। मेरे पास ब्रिटिश सेवाओं में प्रवेश के कई ऑफर थे। इन ऑफरों को एक चरित्रवान व्यक्ति के अलावा और कौन ठुकरा सकता है। वे मुझे केवल एक स्वतंत्र अध्येता के रूप में जानते हैं, लेकिन वे भूल गए हैं कि स्वतंत्र केवल एक चरित्रवान व्यक्ति ही हो सकता है। जो भी हो, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं राज्य के प्रति अपने दायित्व पूरे करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, और यदि मैं तुरंत ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका कारण केवल मेरी कठिन परिस्थितियाँ हैं। जैसे ही मेरी परिस्थितियाँ ठीक होंगी, यकीन कीजिए मैं भुगतान करना शुरू कर दूंगा। इससे अधिक मैं अभी कुछ भी कह या नहीं कर सकता। मेरा वास्तविक उद्देश्य, जो मैंने स्पष्ट किया है, इसका भुगतान बम्बई विश्वविद्यालय को करने और विश्वविद्यालय से यह निवेदन करने का है कि वह उस धन राशि से बड़ौदा के महाराजा के नाम से दलित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां घोषित कर दे। यह धन मुझ पर दलित वर्ग का सदस्य होने के नाते खर्च किया गया था और मेरे विचार से यह राज्य के निजी प्रयोग के लिए नहीं जाना चाहिए, बल्कि दलित वर्ग के लाभ के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि राज्य इतने व्यावसायिक तरीके से व्यवहार कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरी योजना पसंद आएगी। इसके साथ ही मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप मेरे और बड़ौदा राज्य के बीच निर्णय लें। मैंने आपके पत्र लिखने को गलत भाव से नहीं लिया है और मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे जवाब के प्रति कोई गलतफहमी नहीं रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप कभी कभार पत्र लिखते रहेंगे। आपका भीमराव अंबेडकर।